हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में बिहार स्पेशल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बहुत ही कम दिन जब रह गए आपके बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती है। अलग अलग उसमें जो पोस्ट है, मद्य निषेध, चलंत दस्ता, उसमें आपके बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस छोटे से क्लास में जो है कंप्लीट कराएंगे हम आपको बिहार स्पेशल एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके थ्रू कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट्स बिहार स्पेशल के होंगे, सब के सब आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो को आप लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आपका चैनल आपका परिवार है मेरे साथियों, तो आप सभी भी अपना सहयोग बनाए रखें। और जो कोई भी डाउट हो, कोई जो टॉपिक रह गया हो, जो आपको लगता है उस पर क्लास लानी है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको जल्दी जल्दी उस पर क्लास बनाएंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट रिवीजन, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर भी आएगी आपके लिए। प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है, बिहार मद्य निषेध के नाम से, तो उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे करंट अफेयर और जीके जीएस, इन सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पूरे क्लास को जो है इत्मीनान से जो लोग अच्छे से देख लेंगे पूरी क्लास को, और इस नोट्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो बिहार स्पेशल के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आराम से पूरे क्लास को देख डालिए। आइएगा फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कुछ देखेंगे साथ ही हम लोग बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट बिहार स्पेशल में देते हैं। सबसे पहले जानिए बिहार की राजधानी आता है पटना है। स्थापना कर देखिए, यहाँ से कई बार अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। 22 मार्च इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। और ये जो स्थापना दिवस है, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है बिहार उड़ीसा को अलग किया गया था, ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अलग किया गया था आपको 22 मार्च जो है 1912 को। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार को, बिहार और उड़ीसा को एक साथ करके संयुक्त प्रांत का गठन किया गया था। ये प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, और कन्फ्यूजन में क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाता है कि पूछ क्या रहा है। उस टाइम ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अनाउंसमेंट पूछ रहा है। अनाउंसमेंट में आपको 1911 होगा, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 वाला डेट। और ये दोनों डेट दिया रहता है, तो इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसमें क्या है, दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा होती है, ठीक है, 1911 में। और जो अलग बनता है वो 22 मार्च 1912 को। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फर्दर। इसमें क्या है, पॉइंट आता है कि 1 अप्रैल 1936 को अब बिहार से जो है उड़ीसा को अलग करके राज्य बना दिया जाता है। क्या करते हैं, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखें 15 नवंबर 2000 को इसमें क्या है, झारखंड को जो है, झारखंड को क्या कर दिया गया, नया राज्य बना दिया गया। और इसमें चीज़ें क्या है, कि देखिए पहले अगर ऐसे देखें आप, पूरा आपका बंगाल प्रेसिडेंसी था, इससे अलग करके आपका क्या कर दिया गया, इससे अब बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया। फिर क्या किया गया, इसमें जो है इसमें भी डिवीजन कर दिया गया, यानी इधर बिहार हो गया और इधर आपका उड़ीसा हो गया। फिर फर्दर बिहार को डिवाइड करके झारखंड और क्या कर देगा, बिहार बना देगा। जिस तरीके के सारे विभाजन के डेट हैं, ये एक साथ आपको यहाँ दे दे रहे हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लिए गए। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट इसमें देखिए क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय से रिलेटेड। तो उच्च न्यायालय आपका क्या है, पटना में है। स्थापना इसकी जो है 1 दिसंबर 1913 को होती है। उद्घाटन देखिएगा 3 फरवरी 1916 को। तो दोनों डेट यहाँ भी ध्यान से देखिएगा किस तरीके से क्या प्रश्न पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होता है। तो दोनों डेट ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। कई जगह 1916, कई जगह 1913। तो स्थापना और उद्घाटना, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपको उद्घाटन को ध्यान में रखना है। एक अलग पॉइंट है इसमें देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम क्या है, तो यहाँ पर 12वें स्थान पर है बिहार। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो तीसरा है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बिहार स्पेशल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्षेत्रफल देख लीजिए। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा गया, सीधे सीधे स्टेटमेंट में दे के पूछ लिया था। देखिएगा 94,163 किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। लंबाई की बात करेंगे, लंबाई यानी नॉर्थ टू साउथ की बात की जा रही है बिहार के। अगर आप नक्शे की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्थ टू साउथ की बात की 345 किलोमीटर। चौड़ाई आपका ईस्ट टू वेस्ट है 483 किलोमीटर, ठीक है, 483 किलोमीटर ये आपका यहाँ पर रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना आती है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट की ऊंचाई है। कितनी, 173 फीट की यहाँ पर ऊंचाई है। आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट इसमें कह रहा है औसत वर्षा दिवस कितना है, तो 52.5 दिन जो है एक वर्ष में यहाँ पर ये इसका औसत वर्षा दिवस है। उसके बाद से इसकी स्थिति की बात करेंगे साथियों, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसकी स्थिति को लेकर क्या क्या चीज़ें कैसे हैं।
तो देखिएगा बिहार जो है एक भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। उसके साथ साथ भू अवस्थित राज्य है, लैंडलॉक है चारों तरफ से। अब बिहार की स्थिति क्या है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और क्या क्या प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। ये पहले समझिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का आपका लोकेशन है। आपका बिहार के इधर उस साइड में आपका नेपाल है जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिहार का लोकेशन है। इसको एज इट इज़ इस तरीके से नोट्स में अगर आप बना कर तैयार करते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। यहाँ पे और क्या पॉइंट पूछा जाता है तो उसको ध्यान दीजिएगा कि जो बिहार के यहाँ पे जिले हैं इस साइड के, ठीक है, ऊपर के नेपाल से सटे जिले, उनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका वेस्ट से ईस्ट पूछ लेगा क्रम, कि क्रम बता दीजिए कितने जिले आपके यहाँ पे सराउंडिंग, वो पूछा जाता है। इसी तरीके से बंगाल से, झारखंड से और यूपी से। अभी आगे चल के सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन से जो है आपके ज़िले हैं जो बगल के राज्यों से सीमा साझा करते हैं, और उनका क्रम भी देखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक परिदृश्य में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। प्रमंडल की बात करेंगे, 9 प्रमंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रशासनिक तौर पे। इसमें कौन कौन से हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि इसमें पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। इसमें भी है, कई बार छोटा बड़ा पूछता है कि इसमें किसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, किसमें सबसे छोटे कम जिले हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, बेसिक चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो नो डाउट कि आप कंपटीशन से बाहर रहेंगे, इसी की ध्यान रखिएगा। बहुत बेसिक से प्रश्न है और हर बार एक दो प्रश्न रहता ही रहता है, और कन्फ्यूजन में लैक ऑफ रिविजन की वजह से प्रश्न गलत होते हैं। जिला दिखेगा 38 जिले हैं, अनुमंडल 101। और उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में आप देखेंगे कहीं न कहीं पूछा गया, उससे रिलेटेड ही इसमें आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। महानगर की अगर हम बात करेंगे साथियों तो एक आपका पटना है। ठीक है, विधानमंडल यहाँ की कैसी है तो द्विसदनीय है। विधानसभा विधान परिषद आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे विधानसभा की सीट जो है आपकी 243 है। विधान परिषद की सीटें यहाँ पर कितनी है, 75 है। कितनी, 75 है। सीटों को ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। संसद की सीट की अगर आप बात करेंगे, संसद सीट बिहार में अगर देखेंगे तो लोकसभा की आप देखेंगे 40 सीट है, और राज्यसभा कितनी है, 16 सीटें हैं। कितनी, 16 सीटें। कई बार संसद सीट पूछता है तो आपकी टोटल 56 हो जाएंगी। ठीक है, 40 50 30 56 अलग अलग याद रखिएगा, इसमें कितनी कितनी सीटें आपको आवंटित की गई हैं। उसके साथ ही कुछ आरक्षित सीटों की बात कर लेते हैं। जैसे अनुसूचित जाति की सीटें जो आरक्षित हैं लोकसभा में, कितनी, 6 सीटें। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं कहाँ, विधानसभा में तो 38 सीटें। 38 सीटें यहाँ पर आरक्षित है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति की जो है विधानसभा में केवल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला कुछ इसमें पॉइंट है, कहता है कि बिहार की जलवायु कैसी है तो मानसूनी तरीके की जलवायु है, इसको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नदी तो आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक यहाँ की मिट्टी कैसी है तो जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। प्रमुख खाद्य फसल में आपका चावल है, इसके साथ साथ गेहूँ और अन्य चीज़ें आएंगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस स्टेटमेंट में, या फिर सीधे फैक्ट के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ये कितना है, तो देखिएगा 2.86% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इसके सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं और उसके ज़िले। तो ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए पहला पॉइंट क्या है कि राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य। तो झारखंड आपका है, इसके 8 जिले आपके स्पर्श करते हैं। ठीक है, फिर झारखंड से कितने जिले, तो बिहार के 8 जिले यहाँ पर स्पर्श करते हैं आपको दिखेंगे। और कौन कौन से वो जिले हैं तो देखिएगा, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये नीचे की साइड से अगर आप देखेंगे जो आपका लोकेशन है। ठीक है, इधर झारखंड अगर आप देखें तो यहाँ से रोहतास से शुरू कीजिए, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे आगे तो ये कुल 8 जिले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये झारखंड का हो गया। उसके साथ साथ अब आएंगे उत्तर प्रदेश के, देखिए तो उत्तर प्रदेश से भी आपके कितने जिले हैं, आपके यहाँ पे लगभग 8 जिले जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण ऊपर से शुरू करते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये सारी चीज़ें आपको आई होप सो कि क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको मैप के माध्यम से भी हम आपको सारी चीज़ें दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न अगर सिंपल से पूछेगा तो कितने जिले आपके सीमा साझा करते हैं, या फिर अगर आप बात करेंगे कि चीज़ों को किस तरीके से इसमें अगर थोड़ा प्रश्न की प्रकृति अगर कठिन होगी तो इनको अरेंज करने के लिए कह देगा कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट को अरेंज करके बताइए।
पश्चिम बंगाल से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपके बिहार के 3 जिले हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया आते हैं। बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मानक है नेपाल है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से इसके बिहार से जो है 7 जिले आपकी सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये आपके नेपाल से सीमा साझा करने वाले क्या हो जाएंगे, जिले हो जाएंगे। अब आइएगा इसको एक बार थोड़ा सा हम आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। तो देख लीजिएगा ये जो आपके सीमा साझा करने वाले आपके जिले हैं, तो देखिए इस तरफ जब नेपाल को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये क्रम इनका पूछता है, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका भी बताया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इधर देख लीजिए उत्तर प्रदेश से आपके कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको हमने बताया इस साइड से जो जिले हैं इसको ध्यान रखना है। झारखंड में आप ये देख सकते हैं, यहाँ से रोहतास से शुरू किया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार तक आए थे ये वाला रीजन, यहाँ तक ये पूरा झारखंड से नीचे। और इस साइड पश्चिम बंगाल से आपके 3 जिले दिख गए थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइएगा साथियों, देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्षेत्रफल के रिगार्डिंग जो है, यहाँ पे कौन कौन से जिले आपके जो हैं वो टॉप पर हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले में पश्चिमी चंपारण आएगा, फिर गया और फिर पूर्वी चंपारण। ठीक है, ये क्षेत्रफल में कम क्षेत्रफल या न्यूनतम अगर आप देखें सबसे कम किनका क्षेत्रफल है तो शिवहर आएगा। ठीक है, शिवहर, अरवल और शेखपुरा टॉप 3 आपके जिले हैं। इसमें याद रखिएगा शिवहर जो है यहाँ का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ का अगर आप देखें घनत्व तो आपको ज़्यादा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे जनसंख्या की उससे देखेंगे अगर आपको बिहार में क्या क्या है, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक अभी आपको बताया पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम शिवहर हो गया। घनत्व के हिसाब से देख लीजिए सर्वाधिक घनत्व आपका शिवहर में है, कहाँ पे शिवहर में, सबसे कम कहाँ है, कैमूर में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति के इस तरह हिसाब से है। यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग परीक्षा में पूछा जा चुका है पॉपुलेशन डेंसिटी करके। ठीक है, आगे आ जाइए, ये भी प्रश्न बहुत ही फेवरेट रहा है, लगभग लगभग हर बिहार के परीक्षाओं में अल्टरनेट पेपर्स में आपको देखने को मिल जाता है कि लिंगानुपात के बारे में बता दीजिए। 918 आपका जनरल है और शिशु के लिए आपका 935 है। कितना, 918 जो है आपका इन जनरल है। ठीक है, लिंगानुपात ये याद रखिएगा, और सिर्फ शिशु का पूछे तो ये 935 आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से देखिएगा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इन जनरल है या शिशु के लिए पूछ रहा है। साक्षरता दर की बात करेंगे साथियों, देखिएगा बिहार का 61.80% यहाँ पर साक्षरता दर है, जिसमें अगर आप देखें पुरुष की साक्षरता दर जो है 71.2% और महिला साक्षरता दर जो है 51.5% आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार देखेंगे जनसंख्या की अगर आप बात करेंगे, शहरी जनसंख्या आपकी यहाँ पे 11.29% है, और ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे साथियों तो 88.27% है। यानी बिहार का जो है आधे से भी ज़्यादा हिस्सा अगर आप देखें तो ग्रामीण में आता है। ठीक है, और ये सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है वो जनगणना 2011 के अनुसार ही आपको बताया जा रहा है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, तो 25.42% यहाँ पे क्या रही है, जनसंख्या वृद्धि कर रही है। भारत की कुल जनसंख्या का यहाँ पर 8.62% जो है जनसंख्या निवास करता है। अभी लैंड की बात हुई थी, जो आपका भूमि है यहाँ पर वो 2.86% भूमि है पूरे भारत के अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 8.60% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कितने प्रतिशत है, डायरेक्ट फैक्ट के रूप में भी और इस तरीके से भी आपसे पूछा जा चुका है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट इसमें देखिए देखिए क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। अब इस तरीके से क्रोनोलॉजी के क्रम में लगाने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉप 3 जिले आपके याद होने चाहिए। तो जनसंख्या में आप देखेंगे टॉप 3 जिले कौन है, पटना है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है। ठीक है, न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा शेखपुरा है, शिवहर है और अरवल है। बात करेंगे जनघनत्व की, जनघनत्व में सबसे टॉप पर कौन जिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कंफ्यूज ना होइएगा। जनघनत्व की बात आएगी तो दिमाग में पटना आ सकता है कि पटना को एनी गेस करके मार दे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें पटना दूसरे स्थान पर, पहले पर कौन है, शिवहर है। ठीक है, जनघनत्व में पहले पर कौन है, शिवहर है, उसके बाद आपका पटना आएगा, फिर दरभंगा आएगा। न्यूनतम में आपका कैमूर हो जाएगा, फिर दूसरे पे जमुई और बांका। बात करेंगे साथियों की साक्षरता दर में जिले कौन कौन किस तरीके से हैं, ये सारे पॉइंट जो आपको करा रहे हैं आपके पेपर में 102 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे, बिहार स्पेशल के प्रश्न यहीं से बनते हैं। जिला देखिएगा,
साक्षरता में अगर आप सर्वाधिक देखेंगे और न्यूनतम देखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता आपके जिले हैं रोहतास, पटना और भोजपुर, ये आपके टॉप के जिले हो गए। जहाँ न्यूनतम साक्षरता है वो आपका पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार, ये 3 जिले हैं, आपको ध्यान रखने हैं। साक्षरता के साथ में 3 जिले हो गए। अब आ जाइएगा, देख लेते हैं लिंगानुपात के साथ। ये बहुत ही क्रिस्प आपको शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको एग्जैक्ट आपको इतनी पॉइंट्स को याद रखेंगे, परीक्षा में आपको प्रश्न गलत नहीं, यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो टू द पॉइंट सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इतने हमारे साथी देख रहे हैं, एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक है, डाउट्स है, उसको कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। चलिएगा, देखेंगे लिंगानुपात में आपका जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपका गोपालगंज का है, फिर सिवान, फिर सारण। न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे, दिखेगा मुंगेर आ जाएगा, भागलपुर और खगड़िया आ जाएगा, ये 3 जिले आपके न्यूनतम लिंगानुपात के हिसाब से हैं। तो पूरी की पूरी जनसंख्या जो जनगणना आपकी थी उसमें अगर आप देखें तो जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या के बाद से अगर आप देखें लिंगानुपात को अगर ध्यान रखेंगे, उसके बाद से अगर आप देखेंगे लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या हो गया, उसके बाद से पॉपुलेशन डेंसिटी की ध्यान में रखेंगे, साक्षरता को ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहीं से प्रश्न आपको मिलेगा। सिंपल प्रश्न पूछेगा, तो इनके फैक्ट्स जो मेन वाले थे वो पूछेगा, नहीं तो इनसे जिले जो है उनके क्रम को पूछ लेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से प्रश्न बनता है, 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाइए, देखते हैं कुछ बिहार की मिट्टियों के बारे में क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो बिहार की मिट्टियाँ, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है आपका किस तरीके से उसका फिजिकल जो आपका भौतिक विभाजन है बिहार की, अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये जो आपको गंगा नदी बीचों बीच इसको डिवाइड करती है, इधर का कुछ और तरीके का है, ठीक है, और नीचे का यहाँ पे जो आपका साउदर्न बिहार है, दक्षिण बिहार, इसकी कुछ आकृति अलग है। अब समझिएगा यहाँ पे मिट्टी यहाँ पर किस तरीके की है। तो देखिएगा गंगा का उत्तरीय मैदान, जो आपका गंगा का उत्तरीय मैदान है बिहार की मिट्टियों में, उसको पहले समझते हैं। यानी गंगा का उत्तरीय मैदान, फिर गंगा का दक्षिणी मैदान, अभी जो बताया ना डिवीजन करके नॉर्थ और साउथ गंगा बना रही है। तो देखिए उत्तरी मैदान में आपका मिलेगा पर्वतीय छूनेदार, यहाँ पे जो मिट्टी है इसका क्षेत्र क्या है, पश्चिम चंपारण के पश्चिम भाग में, ठीक है, इस तरह की पर्वतीय चूनेदार आपको मिलेगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे इसमें आपका आएगा तराई रीजन, ये जो पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक ऊपर का जो है पतली स्ट्रिप वाली बेल्ट आपको देखिए, नेपाल के सटे बेल्ट आपको देखने को मिलेगी। बांगर देखिएगा पूर्णिया सहरसा का जो कोसी नदी क्षेत्र है वहाँ पर। अम्लीय मिट्टी आपको मिल जाएगी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, करेल वाले रीजन में। उसके बाद से बलसुंडरी मिट्टी पूर्णिया का दक्षिणी भाग में। खादर आपका मिल जाएगा कहाँ, नवीन जलोढ़, ये मिट्टी इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात है कि गंगा का दक्षिणी मैदान में किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ताल मिट्टी है, ठीक है, बलथर है और लाल बलुई है। अब किस किस रीजन में ये जो साउथ गंगा है वहाँ पे ये मैदान बनेगा गंगा का साउथ में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो बिहार का डिवीजन है बीच में गंगा नदी है, तो ये नॉर्थ वाले रीजन में मिट्टियाँ किस तरह का पाई जाती हैं और ये साउथ वाले में। तो देखिएगा जो ताल मिट्टी है आपकी बक्सर से पीर पैंती तक, पटना, मुंगेर, भागलपुर में इसकी अधिकता है। बलथर मिट्टी आपको कैमूर, पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ इस रीजन में देखने को मिलेगी। और लाल बलुई जो है आपके कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में देखने को मिलेगा। अब आ जाएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं यहाँ से, बिहार के पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, बिहार के पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है ना, और वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सबको देखेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं कि इनका संबंध कहाँ से है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका मिथिला दरभंगा वाले रीजन में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपका बड़ैल सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है आपके वैशाली में देखने को मिलेगा, अति महत्वपूर्ण है। कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, स्टेट लेवल की परीक्षा है तो उसमें देखिएगा मिलान करने को दे देता है, नहीं तो सीधे सीधे आपको जो भी चर्चा में रहेगा न्यूज में तो ये पॉइंट पूछा जाता है। नागी नकटी डैम आपका पक्षी अभ्यारण्य आपके जमुई में मिल जाएगा। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, इतनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कांवड़ झील रामसर साइट के रूप में आपको देखने को मिली थी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये पक्षी अभ्यारण्य कांवड़ झील कई बार चर्चा में रहा है, ठीक है, रामसर साइट भी है, बेगूसराय में आपको देखने को मिलेगा। आगे आते साथ ही एक राष्ट्रीय पार्क है आपके बिहार, अपने बिहार में जो एक ही है यहाँ पे नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और एकमात्र बिहार का जो क्या है ये राष्ट्रीय पार्क आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछा गया है कई बार, और सारे के सारे देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से नोट्स हैं, अलग अलग बुक्स, मैगजीन्स
जो एग्जाम्स के पीवाई के उनको ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए गए हैं। अब यहाँ से जो आप एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, आप इस तरीके से पूरी बुक पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो 5 पेज 10 पेज के जो नोट्स है ना, यहाँ से आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका क्या है, पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ पे मिल जाएगा? गया में मिल जाएगा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कई बार पूछा जा चुका है, ये आपको मिले कहाँ पे? मुंगेर में मिलेगा। कहाँ पे साथियों? तो मुंगेर में मिलेगा। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा? तो आपके पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य देखिएगा, ये सबसे बड़ा है और ये आपको मिलेगा कैमूर और रोहतास वाले रीजन में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक है कह रहा है राजगीर जो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपको नालंदा में मिलेगा। विक्रमशिला गांगे जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ये आपको मिलेगा भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। और एक और आपका क्या है, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके नवादा में मिले। कहाँ पे? नवादा में। तो ये जितने आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और पार्क, राष्ट्रीय पार्क और आपके पक्षी अभ्यारण्य थे, सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बिहार की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्या क्या बातें यहाँ पर की गई हैं। ये प्रश्न पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा आप। जैसा कि आपसे कह रहा है कि सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, इनको ध्यान में रखना है। ये राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। क्या नियुक्त किए गए थे? तो राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी हैं, ये आपके राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। प्रश्न जब भी पूछे परीक्षा में तो थोड़ा सा वहां पे आपको ध्यान रखना है कि चीजें गलत ना हो, क्या पूछा गया है। ये प्रथम उपराज्यपाल हैं और ये राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। आगे बढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1937। यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, तो अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जो थे, उनके नेतृत्व में प्रथम सरकार के गठन किया गया था। तो प्रश्न जब आपसे पूछेगा कि प्रथम सरकार की गठन बिहार में किया गया था, तो 20 जुलाई 1937, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ये 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, पूछा गया है। 31 अक्टूबर 1939 को ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, इनका जो ये मंत्रिमंडल है ये इस्तीफा देता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आइएगा, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संरचना के बारे में बिहार की, है ना। इसमें क्या है, देखिए, इस पूरे क्लास में जो आपको सारे टॉपिक्स अभी तक आप देख रहे हैं तो मिक्स तरीके से मिल रहे होंगे। जब आप बिहार को पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो बिहार का इतिहास, ठीक है, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, है ना, बिहार के टूरिज्म, बिहार का भौगोलिक स्थिति, सारी चीज़ें देखते हैं। इस नोट्स में क्या है, आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को जो 1 बाय 1 करके आपको मिक्स रूप में डिस्कस कर रहे हैं। और ये पूरा कोर है, एक प्रिप्स नोट्स है, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर्ड ये नोट्स है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ एक जगह मिल जाएंगी। इसको अगर आप बार बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, आपको चीज़ें अच्छे से इतना तैयार कर लेंगे, तो बिहार स्पेशल के जो है आपके मैक्सिमम प्रश्न, लगभग 70-80% आप प्रश्न जो है आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो आइएगा, बिहार की भूगर्भिक जो संरचना है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बिहार में चट्टानें हैं कुछ और उनका क्षेत्र है, उसके बारे में देख लेते हैं किस किस तरह की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। तो देखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की जब चट्टानों की बात होती है बिहार में बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दक्षिण पूर्व बिहार, है ना, जैसे मुंगेर हो गया आपका, जमुई, नवादा, यहाँ पे अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अभ्रक के निक्षेप। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि धारवाड़ क्रम की तरह जो बिहार आपका है उसमें दक्षिण पूर्व बिहार कह रहा है, कहाँ? दक्षिण पूर्व बिहार में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। विंध्यन क्रम देखिएगा तो ये दक्षिण पश्चिम बिहार। तो दक्षिण पश्चिम बिहार जो विंध्यन क्रम थे, ये कौन सा है? तो कैमूर है, सोन नदी घाटी जो है, जो रोहतास वाले रीजन में, यहाँ पे आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। अगला है टर्शियरी वाली। अब टर्शियरी में क्या है, इसको ध्यान दीजिए, बिहार के जो हिमालयी तराई क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी चंपारण रीजन में, वहाँ पे इसको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला है क्वार्डिनरी। इसमें क्या है, हिमालय और जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, इससे बिहार के अधिकांश भाग में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये चार आपके महत्वपूर्ण जो आपके चट्टानों के प्रकार हैं और उनके क्षेत्र याद रखिएगा। यहाँ अगर क्षेत्र आपको याद रहेगा तो इससे आपको चीज़ें जो है आपके यहाँ के खनिज मिनरल्स भी आपको पता रहेंगे कि इस क्षेत्र में या किस जिले में होगा। इस चीज़ों को इंटरलिंक करके आप पढ़ेंगे तो चीज़ें याद करने में आसानी रहेंगी। जैसे धारवाड़ है, यहाँ पे किस तरीके के, दक्षिण पूर्व में है तो यहाँ पे किस तरीके, धारवाड़ में किस तरह के खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं। विंध्यन है तो यहाँ पे जो आपका चूना पत्थर वगैरह इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आइएगा आगे, कुछ महत्वपूर्ण है बिहार के, महत्वपूर्ण क्या है, जलकुंड। बिहार के जो है क्या है, महत्वपूर्ण जलकुंड है। इसमें क्या है महत्वपूर्ण जलकुंड में,
देखिएगा प्रश्न सिंपल में यहाँ से पूछा जैसे ब्रह्मकुंड है, ठीक है, ब्रह्मकुंड ये क्या है, सबसे गर्म है। ब्रह्मकुंड क्या है, सबसे गर्म है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, राजगीर में मिलेगा। इसी तरीके सप्तधारा है, जलकुंड, सूर्य कुंड है और मखदूम कुंड। ये सब के सब आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, राजगीर में देखने को मिल जाएंगे। इसी राजगीर में आपको घोड़ा कटोरा झील जो है, नालंदा जो जिला है आपका, ये भी बहुत फेमस है कि घोड़ा कटोरा जो झील है, जहाँ पे आप देखेंगे बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये झील बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला कुंड अगर आप देखेंगे मुंगेर में देख लीजिए, तो मुंगेर में आपका ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वर कुंड है। ये सारे कुंड आपके कहाँ मिल जाएंगे, तो ये आपके मुंगेर में देखने को मिल जाएंगे। आगे आइएगा कुछ और महत्वपूर्ण, तपोवन जो गर्म जल कुंड है आपको मिल जाएगा कहाँ पे, गया में मिल जाएगा। कहाँ पे साथियों, ये आपको गया में मिल जाएगा। बरैल झील की अभी हम लोग बात किए, ठीक है, ये आपको कहाँ है, वैशाली में। कांवरताल आप देख लीजिए बेगूसराय, ठीक है, कांवरताल या कांवरताल ये आपका फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार था, उसको ध्यान रखना है। गोगा भी झील के देख लीजिए कहाँ पर, ये कटिहार में है। कहाँ पे साथियों, कटिहार में है। अब देखिए कुछ नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश पे सीमा रेखा बनाती हैं, जिसमें कर्णनशा है, गंडक है, घाघरा जो सरयू नदी है। ये तीन नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार पे सीमा रेखा बनाती हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, इन तीन नदियों को ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो है सीमा रेखा नहीं बनाती हैं। तीन तीन पे याद रखिए, कर्मनशा है, गंडक है और घाघरा। ये कुछ हद तक जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या है, आपकी बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है। अब आइएगा बिहार के प्रमुख जलप्रपात की बात कर लेते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि तलहार कुंड, ठीक है, क्या है, तलहार कुंड आपका मिल जाएगा। तलहार कुंड, तलहार कुंड अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं। ये आपका मिलेगा कैमूर में, लगभग 80 मीटर में ऊंचा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से करकटगढ़, करकटगढ़ आपके जलप्रपात मिल जाएगा आपके कैमूर में। ककोलत जलप्रपात आपके नवादा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग परीक्षा में आता है कि पीसीएस में भी ये पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपके जलप्रपात देख लेते हैं, जिसमें तुतला जलप्रपात है, मझार कुंड है, धुआं कुंड है। ये सब कहाँ है आपके, सासाराम में मिल जाएंगे। कहाँ पे, सासाराम में। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे गंगा नदी में जो है, बिहार में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो कुछ उत्तर से नदियां आके मिलती हैं, कुछ दक्षिण से आके मिलती हैं। तो उन नदियों का क्रम हमें जानना है और ध्यान देना है। तो गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली नदियां, जिसमें घाघरा सरयू नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा, ये सब सारी नदियां जो है यहाँ पे क्या है, आपके गंगा नदी में जो है क्या है, उत्तर तरीके से उत्तर से आके मिलती हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण से, जिसमें कर्मनशा है, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, ये सब नदियां जो है यहाँ पे क्या है, दक्षिण से आके मिलती हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे आप अगर, तो बिहार की स्थिति को अगर आप जब देखेंगे, इसमें अगर आप देखें सिंपल समझिएगा, ये नदी आपकी मान लीजिए मेन स्ट्रीम गंगा है। अब इसमें अलग अलग नदियाँ आके मिली, जैसे ऊपर से आके मिली, ये ऊपर से आके नदियाँ मिल रही हैं। फिर कुछ नदियाँ आपको इधर नीचे से आके, जैसे सोन, पुनपुन है ना, किऊल, फाल्गु, ये सब आके मिलेंगी। तो जो आपका नदी तंत्र है वहाँ पे इस चीज़ों को आपको डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट है, कौन सी नदियाँ उत्तर से मिलती हैं और कौन सी नदियाँ दक्षिण से मिलती हैं गंगा में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे साथियों कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। बिहार की प्रमुख नदी घाटी अगर हम परियोजनाओं की बात करेंगे साथियों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कोसी जल विद्युत परियोजना आपका कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल के ज्वाइंट एडवेंचर से बना हुआ है, ठीक है। सोन परियोजना आप जानते हैं सोन नदी पर बना हुआ है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, इसको ध्यान रखेंगे। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है इस नदी घाटी परियोजना में, ये आपको ध्यान रखना है कि किनके बीच में है, ठीक है। कुछ राज्यों के बीच में है, कुछ अलग देश जैसे नेपाल के साथ है, तो ये वाला महत्वपूर्ण है। इसमें आप ये तो कोसी जल विद्युत आप समझ जाएंगे कोसी नदी पर, लेकिन किस कहाँ पर है, किससे किसके बीच में है, उसको ध्यान रखना है। जैसे गंडक नदी वाला है, इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीन यहाँ पे मिलकर यहाँ पे गंडक नदी परियोजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी तरीके से बाण सागर परियोजना है, इसको अगर आप देखेंगे कि ये सोन नदी पर तो है बाण सागर, लेकिन इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों मिल के जो है यहाँ पर अपनी इस चीज़ को इसमें काम कर रहे हैं। गंडक नदी के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ से कौन कौन से नहर निकली हुई है, तो ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न सिंपल सा पूछ लेता है कि त्रिवेणी नहर कहाँ से निकली हुई है या तिरहुत नहर कहाँ से निकली हुई है। किस चीज़ को ध्यान दिखिएगा कि गंडक नदी से जो है निकलने वाले कौन कौन से आपके नहर है, तो इसमें त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है और तीउर नहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं। इनको आप परीक्षा से पहले जो भी बिहार का परीक्षा दे रहे हैं
उससे पहले आप इसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। बिहार स्पेशल के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस बात का आप लिए आप श्योर रहिए कि प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ साथियों देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। कह रहा है कि बिहार नेपाल की जो है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, ध्यान दीजिएगा 729 किलोमीटर। ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ से फटाफट से रिवीजन कराते रहे, जो बिहार स्पेशल से ही है, तो देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है खनिज जिसके उत्पादन में बिहार को एकाधिकार है, तो पाइराइट आप जानते हैं सभी, लगभग 95% पाइराइट जो है बिहार में है, तो इसमें इस खनिज के उत्पादन में बिहार का क्या है, अपना मोनोपोली है। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर जंगल की मुख्यतः वनस्पतियां हैं, तो पर्णपाती टाइप की, कैसी पर्णपाती टाइप के, छोटा नागपुर जंगल की। तैमूर का पठार प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है त्रिवेणी नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो गंडक नदी। ठीक है, हाल फिलहाल में प्रश्न पूछा गया था गंडक नदी का जो है नाम, अन्य नाम जो है तो नारायणी नदी। कौन सी नदी, नारायणी नदी। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से तैयार करते चलना है। अगला पॉइंट जो है पूछा हुआ है निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष जो प्राप्त हुए कहाँ से, तो आपके मुंगेर से प्राप्त हुए। कहाँ साथियों, मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। इतने हमारे साथी देख रहे हैं, फटाफट से बता दें, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। परीक्षा तक जो है आप चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। आपको एग्जाम रिलेवेंट ओरिएंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहां से परीक्षा में आपके सीधे सीधे प्रश्न बचेंगे और उसको पढ़ने में आपके समय की जो है बचत होगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद सारण जिला से। ठीक है, और चेचर वैशाली से। ये दो नवपाषाण कालीन जो आपके स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा, चिरांद और चेचर। ठीक है, एक सारण का है और एक वैशाली का है। आगे बढ़िएगा तो अगला जब पॉइंट हमको देखने को मिलता है, कह रहा है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अथर्ववेद से मिलती है, और पंचविंश जो ब्राह्मण है वहाँ से जो है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमको देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है कि 16 जो महाजनपद हैं उसमें से बिहार में कितने हैं, तो आप देखेंगे 3 महाजनपद बिहार में है, इसमें मगध, वज्जी और अंग। इनका वर्णन मिलता है कहाँ पे, आपके बिहार में। आगे बात करेंगे तो इसका जो है प्रूफ कहाँ से हमको मिलता है कि ये महाजनपद वगैरह थे, तो दो आपके लिटरेचर सोर्सेज हैं, अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य का, भगवती सूत्र आपके जैन साहित्य का। ये दो जो आपके हैं, यहाँ से पता चलता है कि महाजन जनपद जो थे, और उसके साथ साथ जो पॉइंट्स हैं कि मगध वज्जी ये सब सारी चीज़ें आपकी बिहार में थी। अगला है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में कि अंग जो राजधानी अंग है, अंग महाजनपद उसकी राजधानी क्या थी, तो चंपा थी। क्या थी, चंपा। और आधुनिक समय में अगर आप देखें अंग कहाँ है, तो भागलपुर और मुंगेर वाला जो स्थान है, जिला है बिहार का, वहाँ पे ये आपके वर्तमान समय में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विदेह प्रसिद्ध था। विदेह जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो देखिएगा ये अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, दार्शनिक राजाओं के लिए। यहाँ की राजधानी क्या थी, तो मिथिला यहाँ की राजधानी थी। क्या थी, जो है यहाँ की राजधानी मिथिला थी। ये कई बार प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट है कह रहा है इंद्रशिला गुफा। इंद्रशिला जो गुफा है, कह रहा है कहाँ पे है, तो गिरियक पहाड़ी में। कहाँ पे साथियों, गिरियक की पहाड़ी है ना, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका वर्णन आपको मिलता है वेंसान और फायान की किताबों में, आपके उनके जो डॉक्यूमेंट से हैं उसमें आपको ये वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंद्रशिला गुफा को गिरियक पहाड़ी है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो आप जानते हैं धर्मपाल पाल शासक जो धर्मपाल थे, इन्होंने की थी, और ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर, भागलपुर में ये स्थित है। अगला एक है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये गोपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा की गई थी। ये दोनों विश्वविद्यालय इतने महत्वपूर्ण है, अल्टरनेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि देवपाल ने अपनी राजधानी बनाया, तो मुंगेर को राजधानी बनाया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, है ना। देवपाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो मुंगेर को बनाया था। क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला एक पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक राजा का नाम यहाँ पे शासक आता है जो है बालपुत्र देव। क्या है, बालपुत्र देव नाम याद रखिए पहले। इसके बारे में क्या है कि शैलेंद्र वंशी ये शासक हैं इंडोनेशिया के। इन्होंने नालंदा में जो है विहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किए। किसको, तो देवपाल ने। ठीक है, इनको बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किए, बिहार बनवाने के लिए, तो देवपाल ने यहाँ पर प्रदान किए। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, कर्नाट वंश कई बार चर्चा में रहता है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कर्नाट वंश के संस्थापक आप अगर देखेंगे तो नान्यदेव है कर्नाट वंश के संस्थापक। साथ ही साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अंतिम शासक
कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो है तो हरि सिंह देव। कौन? हरि सिंह देव जो है यहाँ के अंतिम शासक थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव और अंतिम शासक आपके हरि सिंह देव। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया कब? 1225 ईस्वी में यहाँ पर क्या है? आक्रमण किया। सिकंदर लोदी ने बिहार का जो है राज्यपाल नियुक्त किया था, तो किसको? दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। प्रश्न पॉइंट पे ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी के द्वारा ये नियुक्त हुआ था। कौन? दरिया खान नुहानी। ठीक है, अगला है, इसमें पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान का जो पटना कॉलेज है, वर्तमान का पटना कॉलेज, ठीक है, ये कह रहा है, और कलेक्ट्रेट, ये अफीम की कोठी हुआ करती थी कब? तो डचों की, जो डच थे उनकी अफीम की कोठी हुआ करती थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? श्वेत विद्रोह कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वहाबी आंदोलन से रिलेटेड प्रवर्तक देखेंगे, अब्दुल वहाब थे। कौन थे? अब्दुल वहाब, है ना। ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको फटाफट से रिवाइज करा दे रहे हैं। इस तरीके से परीक्षा से पहले भी आप इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये होगा आपको सारे पॉइंट्स तुरंत रिकॉल हो जाएंगे। प्रमुख केंद्र क्या था आपका? तो पटना था। यहाँ पे क्या था प्रमुख केंद्र? अगर आप देखेंगे तो पटना प्रमुख केंद्र। इस तरीके से फराजी आंदोलन, तो हाजी शरीयतुल्लाह इससे जुड़े हुए थे, है ना। लोटा विद्रोह की बात की जाती है, इसका संबंध जो है 1856 में ये होता है। लोटा विद्रोह था क्या? तो लोटा विद्रोह बेसिकली जो है यहाँ पर पीतल की लोटे की जगह जो है मिट्टी के लोटे दे दिए गए थे, और मुजफ्फरपुर जिला में ये हुआ था क्या? लोटा विद्रोह। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। अब आ जाइए कुछ जो प्रमुख विद्रोह हैं उनके डेट्स को देख लीजिए, कौन कौन से ईयर्स डेट्स में आपके ये सब हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है मिलान करने के लिए भी। तो एक पॉइंट है, कह रहा है कि मुंडा विद्रोह। क्या है? मुंडा विद्रोह देखिएगा 1899 से 1900 तक। संथाल विद्रोह आपका 1855-56 के बीच में रहा। कोल विद्रोह को याद रखिएगा 31-32, 1831 से 32। हो विद्रोह ये आपका 1820 से 21, है ना। चुआर विद्रोह आपका 1769 से जो है 1805 तक रहा। तिलका विद्रोह आपका 1784। होता है क्या है कि आपको इस तरीके से विद्रोह दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 1857 का विद्रोह जो हुआ 3 जुलाई को हुआ पटना में। ठीक है, यहाँ पे पीर अली के नेतृत्व में, नाम याद रखेंगे किसके नेतृत्व में हुआ है ये, तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, इंपॉर्टेंट रहेगा। और डेट भी याद रखिएगा, 3 जुलाई को जो है पटना में 1857 वाली क्रांति हुई थी। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। तीन कटिया पद्धति जो 3/20 तीन कटिया पद्धति थी, उससे रिलेटेड था ये। नील की खेती करने के लिए जबरन खेती कराई जाती थी। और इससे रिलेटेड और पॉइंट्स क्या है कि राजकुमार शुक्ल जी जो है ये जो है महात्मा गांधी को बुला के लाते हैं, कहाँ से? वार्ता करने के लिए। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वहाँ से इनको ये ध्यान उनका इधर लाते हैं। और फिर आने के बाद से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और सुधार देखने को मिला। तो राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम पूछता है, तो मुरली भरावा जो गांव है, यहाँ से इनका संबंध था राजकुमार शुक्ल जी का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के चंपारण सत्याग्रह फेवरेट रहा है, हर बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? क्या था? तीन कटिया पद्धति, नील की खेती, राजकुमार शुक्ल इनका गाँव, गांधी से वार्ता, 1916 का आइन, कांग्रेस का अधिवेशन, है ना। उसके बाद से चंपारण जांच समिति बनती है, एक चंपारण जांच समिति। FG सलाई इसके अध्यक्ष बनते थे, क्या बने? FG सलाई जो है इसके अध्यक्ष बने। अगला पॉइंट है 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने तीन कठिया कानून को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो तीन कठिया कानून इस तरीके से समाप्त होता है। अगला पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 और 20 में ये हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चला। तो बिहार स्पेशल है, तो इसमें आपको जो बिहार के लोग हैं उनके नाम को आपको बेसिस तौर से ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन तो आप जानते ही 1919-20 में हुआ, लेकिन हसन इमाम का नाम आप याद रखेंगे, इनके नेतृत्व में पटना में यह आंदोलन चला था। कहाँ पे? पटना में चला था। आगे बढ़िएगा, अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मदरलैंड नामक एक अखबार है। क्या है? मदरलैंड नामक एक अखबार है। इसको किसने निकाला था? मजहरुल हक ने। किसने? मजहरुल हक ने जो है इस अखबार को निकाला था। बहुत ही चर्चित अखबार था, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट क्या है कि वर्ष 1922 में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन 37वां अधिवेशन था और गया में हुआ। ये अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। और एक और अधिवेशन होता है 1912 में, कांग्रेस का अधिवेशन जो 27वां अधिवेशन था, है ना। बांकीपुर पटना में होता है। दो ही अधिवेशन बिहार में हुए हैं जो महत्वपूर्ण रहे हैं। इन दोनों में क्या क्या याद रखना है, कब हुआ है, बिहार में किस जगह पर, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये दोनों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1912 में
कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है बांकीपुर पटना में। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में। ये 27वां अधिवेशन था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? RN मधुलकर थे। कौन? RN मधुलकर थे। 1922 का जो होता है गया में होता है। कहाँ पे? गया में होता है। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। क्लियर है इतने सारे पॉइंट्स? चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, अगला कह रहा है किसान सभा वर्ष 1929 में ये आपका स्टेब्लिश होता है। किसान सभा स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे, इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। कब? सोनपुर मेले में। सोनपुर मेले में जो है यहाँ पर स्थापना होती है किसान सभा की, तो वर्ष 1929 में ये होता है। सोनपुर मेले में ये होता है। इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद, है ना। सचिव कौन बने थे? श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा यहाँ पे सचिव बने थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पॉइंट पूछा जा चुका है। यहाँ पे एक पॉइंट है 1929 में सरदार पटेल बिहार आए थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूछ लेगा कि सरदार पटेल बिहार कब आए थे, तो 1929 में जो है सरदार पटेल आपके बिहार में आए थे। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ अन्य प्रश्न देखेंगे, पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट। वर्ष 1936 की बात करें तो लखनऊ में जो है एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन बने? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसमें अध्यक्ष बने थे। उसके साथ साथ अगर बात करें महासचिव कौन बने थे, तो याद रखिएगा NG रंगा जो है यहाँ पे महासचिव बने थे। तो ये दोनों पॉइंट जो महासचिव और अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में। उसके बाद से अध्यक्ष और सचिव को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट इसमें क्या है, कह रहा है कि बर्खास्त आंदोलन। बर्खास्त आंदोलन या बढ़िया ताल वाला आंदोलन ये किसके नेतृत्व में हुआ, तो पूछा जाता है। तो कार्यानंदन शर्मा जो कार्यानंद शर्मा इनके नेतृत्व में हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है मुंगेर 1937-39 में ये चलाया गया। ठीक है, कब चलाया गया? इनके नेतृत्व में जो है ये बर्खास्त आंदोलन कहाँ चलाया गया? कार्यानंद शर्मा के उसमें चलाया गया। और कहाँ पे? मुंगेर में ये चलाया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में। ठीक है, तो किसके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है 1931 में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इसी तरीके से एक नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1934 में होती है। कब? 1934 में। आगे बढ़ेंगे। अगला एक पॉइंट है आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता का गठन कब होता है? कुछ जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। 11 अगस्त 11 अगस्त की अगर बात करेंगे तो पटना सचिवालय वाला पटना सचिवालय की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कांड हुआ था 1942 में। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो पॉइंट अनुशीलन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में होती है। कहाँ पे? पटना में। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। अनुशीलन समिति की शाखा की अगर पूछे, है ना, स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में। 1913 में पटना में। भागलपुर में इसको कौन देखता है, तो रेवती नाग करके हैं, ये देखते हैं। बक्सर में जो है यदुनाथ सरकार के द्वारा इसको किया जाता है। तो ये पॉइंट्स और ये जगह का नाम याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से परीक्षा में प्रश्न आपको बनेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनुशीलन समिति में ये दो नाम भागलपुर और बक्सर, और जब पटना वाला आएगा सचिंद्रनाथ सान्याल 1913। इसी तरीके से होम रूल जो है, ये यहाँ पे होम रूल के बारे में अगर पॉइंट आता है तो पटना में जो है मजहरुल हक के द्वारा इसको किया जाता है। मजहरुल हक के द्वारा, है ना। मुजफ्फरपुर में देखेंगे जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया जाता है। एनी बेसेंट के बारे में पॉइंट आता है कि पटना कब आई थी, तो 1918 में ये पटना आई थी। कब आई थी? 1918 में पटना आई थी। फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ना। ध्रुव दल की स्थापना की बात करें तो कटिहार में होता है। कहाँ पे साथियों? कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना होती है, और बिहार के युवाओं के द्वारा इसकी की जाती है ध्रुव दल की स्थापना। 1937 के चुनाव में जो है बिहार में जो है कांग्रेस की सीटें मिली थी। कितनी? 98 सीटें मिली थी। कितनी? 98 सीटें मिली थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1920 को जो है मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है। ठीक है, डच फैक्ट्री की स्थापना आप देखेंगे 1632 में पटना में होती है। कहाँ पे? 1632 में पटना में। और बिहार में व्यापार करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से देखिएगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप देखिएगा बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें बेसिकली है क्या, आपकी 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको समझेंगे कि पहले तो कहाँ पर हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, और अध्यक्षता किसने की। ये 3 पॉइंट आपको हर एक बौद्ध संगीति से ध्यान में रखना है। उसी चीज़ का आपका कंप्लीट, और उस पर्टिकुलर बौद्ध संगीति में क्या चीज़ें कही गई वो आपको ध्यान में रखना है।
इससे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति, अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। राजगीर में आपका होता है, सॉरी राजगृह में, ठीक है, स्थान इसका जो है राजगृह, सप्तकर्णी जो गुफा है वहाँ पे ये होता है, स्थान ध्यान रखेंगे। 483 ईसा पूर्व में का समय रहा, समय उतना बार नहीं पूछा गया है। किसके शासन काल में हुआ, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। ये किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है इसका संकलन करने को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से जब हम आएंगे द्वितीय बौद्ध संगीति पे, दांडी का वैशाली में आपका ये होता है स्थान, वैशाली 383 ईसा पूर्व के समय होता है। सर्वकामी या साबकमी जो है अध्यक्ष यहाँ पे रहते हैं। कालाशोक के समय पे होता है, ये शिशुनाग वंश का शासक था। किसका, शिशुनाग वंश का। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई, स्थाविर एवं महासंगीत में ये विभाजित होता है। उसके बाद से आ जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। इसमें क्या है, तो स्थान आपका पाटलिपुत्र हो जाता है ना, 245 ईसा पूर्व के आसपास का समय है। उसके बाद से मोगलीपुत्तिस इसमें अध्यक्ष रहे। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, अध्यक्ष ध्यान रखना है, शासक ध्यान रखना है और स्थानीय, तीन महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर बौद्ध संगीति में की गई वो बात आपको ध्यान में रखनी है। इन बौद्ध संगीति से और जैन संगीति यानी बुद्धिज्म जैनिज्म से एक प्रश्न बिहार कोई परीक्षा हो उसमें एक प्रश्न देखने को मिलता है और मोस्टली इसी से रिलेटेड आसपास प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरा में अभी क्या हो गया, ये इसमें अशोक था मौर्य वंश का शासक, ठीक है, इसके शासन काल में हुआ। और इसमें जो है तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया था। आगे आ जाइएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसमें क्या है, ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, है ना। वसुमित्र इसमें अध्यक्ष थे और अशोक इसमें उपाध्यक्ष। कनिष्क के समय में होता है, ये कुषाण वंश का शासक है। और इसमें क्या होता है कि हीनयान और महायान में ये विभाजित हो जाता है, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में होता है। और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एकमात्र बौद्ध संगीति है जो बिहार में नहीं हुआ था। बाकी ऊपर के तीन अगर आप देखेंगे, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में, ये तीन बौद्ध संगीतियाँ आपको कहाँ मिल जाएंगी, बिहार में मिल जाएंगी। और चतुर्थ जो है आपको बिहार से बाहर यानी कुंडलवन कश्मीर में मिलेगा। फिर वही आपसे हम बता दे रहे एक बात चीज़ें कि तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना, स्थान, ठीक है, किसके शासन काल में हुआ और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बिहार से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल की अगर आप बात करेंगे साथियों तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अशोक स्तंभ है। ये लेख आपका पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया अरेराज अशोक स्तंभ लेख आपका पूर्वी चंपारण में है। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का स्थल आप देखेंगे चिरांद, तो नौपाषाण युगीन स्थल है, ये आपके कहाँ पर है, सारण में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम रोहतास में कई बार पूछा गया है। प्राचीन में जो अंग जनपद था, महाजनपद या जनपद कह लीजिए, वो वर्तमान का मुंगेर और भागलपुर वाले रीजन में था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। जितने पॉइंट्स हम आपसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए और इसी के इर्द प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बता दें नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप करके आपका जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जिस तरीके से आपका अलग अलग कई लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम का नाम लिखे और शॉर्ट नोट्स लिखा आप मैसेज कर देंगे तो वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जैन संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ, इसमें पॉइंट दिएगा छूट रहा है। बोध गया देखिएगा, बोध गया यहाँ पर क्या है पॉइंट, महात्मा बुद्ध जी का जो है ज्ञान प्राप्ति स्थल है। और बराबर की जो मौर्यकालीन गुफाएं हैं ये आपके गया जी में है, ठीक है। पहले गया नाम तब गया जी हो गया है। तो बराबर की गुफाएं, ठीक है, मौर्यकालीन है, इसको ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है जैन संगीतियों से रिलेटेड दो पॉइंट देख लीजिए। जैसे प्रथम संगीति इसकी प्रथम जो है पाटलिपुत्र में होती 310 ईसा पूर्व। अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र, कई बार पूछा गया है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, है ना। शासक इस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। और जैन धर्म इसमें जो है श्वेतांबर और दिगंबर में जो है विभाजित होता है। 12 अंगों का यहाँ पर संपादन होता है। क्या होता है, 12 अंगों का संपादन होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे द्वितीय जैन संगीति, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी। और अध्यक्ष जो है यहाँ पर देवर्थी क्षमाश्रमण है। और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट है बिहार की जलवायु और पर्यावरण से रिलेटेड छोटा सा पॉइंट है।
राज्य की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों में थोड़ा अलग है। तो पूर्वी भाग में आप देखेंगे आर्द्र जलवायु है और पश्चिमी आर्द्र जो है शुष्क जलवायु है, इसको ध्यान रखेंगे। राज्य में अगर हम बात करेंगे बिहार राज्य में कि सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यहाँ पर कोपेन का जो क्लाइमेट वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो CWG से यहाँ पे नोट किया गया है। ये नोटेशन और इसे बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन परीक्षा में यहाँ पे अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है देखिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। इसमें क्या क्या बातें हैं, तो 8 अप्रैल 2006 से ये लागू होता है। डेट एग्जैक्ट आपको याद रखनी है, परीक्षा में सीधे सीधे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि पंचायतों में महिलाओं को जो है 50% जो है आरक्षण दिया गया है। नवीनतम अधिनियम में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको भी 20% का आरक्षण यहाँ पर देखने को मिलता है। बिहार में प्राप्त प्रमुख खनिज के बारे में देख लीजिए। जो बिहार में प्रमुख खनिज हैं, किस किस जिले में मिलते हैं, और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या है, आप देखेंगे अब्रक है। अब्रक माइका आपका नवादा में मिलता है। पाइराइट चूना पत्थर आपको मिल जाएगा रोहतास में। कोयला जो है आपका भागलपुर मुंगेर वाले आपके एरिया में मिल जाएगा। यूरेनियम की बात करेंगे साथियों, गया और नवादा है। देखिएगा कई बार जो है जो एग्जैक्ट खनिज है उसका लोकेशन थोड़ा सा चेंज रहता है, मतलब एक से ज़्यादा जिले में मिल सकता है। ऑप्शन लगाते समय जब टिक करेंगे तो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको आपको ध्यान में रख के लगाना रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लौह अयस्क की बात करेंगे तो आपका गया, भागलपुर, जमुई इस वाले रीजन में, इस जिले में आपको देखने को मिलेगा। सोप स्टोन की बात करेंगे जमुई में, जो आपका बेरिलियम है आपका गया। क्वार्टजाइट जो है आपका भागलपुर, मुंगेर, गया, जमुई, नवादा, और जो नालंदा है, लखीसराय यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पेट्रोलियम तो उतना मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अगर आप मिल जाता है तो ये किशनगंज और पश्चिम चंपारण वाले, पूर्णिया, सहरसा वाले रीजन में हल्का फुल्का बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्वर्ण जमुई आपका कितनी बार BPSC PT से लेके, ठीक है, अलग अलग परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्वर्ण भंडार आपका जमुई, एकदम रट जाइएगा, ये वाला तो एकदम आउट वाला क्वेश्चन है ना। किसी परीक्षा में इसको धीरे से इस क्वेश्चन को फिट कर दिया जाता है। ये हो गया, और ये अभ्रक वाला नवादा वाला, ये 2 3 4 आपको ध्यान में रखने हैं। बिहार में नदियों का प्रवेश द्वार क्या क्या है। जो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, आप जान रहे हैं, नदियों का जाल तंत्र है आपके बिहार में क्या है, जाल तंत्र एक तरीके से बिहार में। तो कौन कौन सी नदियां कहाँ से प्रवेश करती हैं बिहार में, इसको ध्यान रखिएगा। गंगा नदी आपके बक्सर से प्रवेश करती है। घाघरा आपके सारण जिले से प्रवेश करती है। गंडक आपका जो त्रिवेणी जगह है वहाँ से प्रवेश करती है। बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण से। कमलाब जो है मधुबनी से आपका प्रवेश करती है बिहार में। उसी तरीके से बात करेंगे पुनपुन तो औरंगाबाद से। कोसी आपके सुपौल से। महानंदा जो है पूर्णिया से। ये प्रमुख नदियां हैं कि बिहार में प्रवेश करती हैं और गंगा नदी में आके मिलती हैं। जो उत्तर से कुछ आकर मिलती है, कुछ नदियाँ दक्षिण से आके मिलती हैं। ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आइएगा यहाँ पर एक क्या है, सुखलदरी जलप्रपात की बात की जा रही है। सुखलदरी जलप्रपात आपका रोहतास, UP MP बिहार के सीमा पर ये स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एक अग्निकुंड है आपके गया में मिलेगा। GR खंड आपका भोजपुर में मिलेगा। कहाँ पे, भोजपुर में मिलेगा। साथियों इस तरीके से जो आपको कंप्लीट बिहार स्पेशल के नोट्स हैं, 8 से 10 पेज के आपके नोट्स हैं ये, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं। बिहार स्पेशल के लिए कंप्लीट ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप क्या करिएगा, इनको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप कर लीजिएगा। जो व्हाट्सअप नंबर आपको बताया गया वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। परीक्षा का नाम जरूर लिख दीजिएगा मैसेज करते समय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और इसी तरीके कंटेंट और करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जाएंगे आपको वहाँ पे करंट अफेयर, GS के पॉइंट्स और टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और एग्जाम ओरिएंट कंटेंट है, सारी चीज़ें क्रिप्स शॉर्ट नोट्स के रूप में है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे आ जाइएगा, बिहार में जो स्थापित सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयां हैं वो किस तरीके, कौन कौन सी इकाई कहाँ पर है। जैसे भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड आपके मोकामा में है। रेल पहिया कारखाना की अगर आप बात करेंगे कहाँ पर है, छपरा में है ना। कैरेज रिपेयर और रेल वर्कशॉप आपका कहाँ पे, नालंदा में है। उसके बाद से रेल विद्युत इंजन कारखाना है जो भी निर्माणाधीन है, जो 12,000 हॉर्स पावर का, ये मधेपुरा में। डीजल और जो इलेक्ट्रिक इंजन इन कारखाना है मढ़ौरा आपके छपरा में आपका ये स्थित है। उसके बाद से नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल जो है कटिहार में आपके। तेल शोधन आपका इंडियन ऑयल लिमिटेड का आपका कहाँ पे, बरौनी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आपके
सार्वजनिक औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे अगर आप उनसे संबंधित स्थान तो उसको देख लीजिए। वर्धमान महावीर, इनसे संबंधित कुंडल ग्राम। चाणक्य, जिनको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त, अश्व घोष, आर्यभट्ट, ये सबका संबंध किससे है? पाटलिपुत्र से। किससे? पाटलिपुत्र से है। उसके बाद से शेरशाह आप जानते हैं, सासाराम आप सभी जानते हैं मकबरा है। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है कि कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम, इनको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। जैसे कुंवर सिंह है कि उनका बाबू कुंवर सिंह के नाम से जानता, बाबू के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री सिन्हा है, इनको बिहार केसरी, कई बार पीटी से लेके इस तरह की परीक्षा में पूछा चुका है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री सिन्हा। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। जगजीवन राम जो है ये बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी जो हैं ये बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा साथियों, ये जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें आपके बिहार स्पेशल से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सारा का सारा हमने आपको करा दिया है। ठीक है, इससे आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।